हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सैटेलाइट में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ से मिल रही है, जहां निर्माणाधीन मकान गिर गया है और इस दर्दनाक हादसे में मलबे में दबकर मकान मालिक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 और लोग भी घायल हुए हैं। तमनार थाने के नागरामुड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। तो रायगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान गिरने से एक की मौत हो गई है और हादसे में 2 और लोग घायल हुए हैं। तमनार थाने का ये मामला बताया जा रहा है। नागरामुड़ा गांव की घटना है। तो रायगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये निर्माणाधीन मकान है जो आज हादसे का शिकार हो गया है। इसके गिरने से मकान मालिक की मौत हो गई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल भी हुए हैं। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश से। अविनाश, मकान गिरने से एक की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो नागरामुड़ा गांव है वो कोल माइंस प्रभावित है और इस जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने आज शाम को इस बात की सूचना दी थी कि जमीन काफी कमजोर है और चूंकि इमारत 3 मंजिला थी वो एक साइड झुक रही है। तो इसकी जानकारी जब मकान मालिक, जिसका नाम योगेश महाराज बताया जा रहा है, उसको हुई तो 2 अन्य लोगों के साथ मकान मालिक उस मकान को देखने गया था और इसी दौरान अचानक जो है पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसमें 3 लोग जो है वो बुरी तरह मलबे में दब गए थे, जिसमें 2 लोगों को तो तत्काल निकाल लिया गया। एक के कमर में और एक के पैर में चोटें आई थी, जबकि जो मकान मालिक है वो मलबे में बुरी तरह से दबा हुआ है और उसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। तो फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है और शव को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखेगा अविनाश। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है। पहले चरण के मतदान के बाद अब 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और इसके लिए कई दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इसी बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। वहीं कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का सियासी रण बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है। वहीं 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। कुल 9 जिलों की 55 सीटों पर 589 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं दूसरे चरण को लेकर पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। इस बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें सिर्फ एक महिला को ही टिकट दिया है। वहीं दूसरे चरण से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह के बाद अब पल्लवी ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पल्लवी सिंह प्रदेश महिला कांग्रेस में पदाधिकारी थी। बता दें कि यूपी में प्रियंका गांधी अपने कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तर्ज पर सूबे में कांग्रेस की नैया पार कराने की जुगत में है। इसी की तर्ज पर उन्होंने कांग्रेस में 4 पोस्टर गर्ल को तरजीह दी थी, लेकिन 4 में से 3 ने एक एक कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। वहीं कांग्रेस भी जोर लगा रही है। प्रियंका गांधी ने उन्नाव कांड की मृतिका की मां से फोन पर बातचीत की। मृतिका की मां ने सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर के बेटे राजू सिंह पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। वहीं वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज की तारीख में अगर कोई पार्टी में लोकतंत्र है तो वो सिर्फ बीजेपी है, बाकी पार्टियां लुटेरी हैं। आज की तारीख में अगर किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये लुटेरों का एक संगठित गिरोह है।
दूसरे चरण से पहले सियासी जोर आजमाइश जारी है। सबके अपने दावे हैं और सबके अपने वादे, लेकिन इन सभी का नतीजा 10 मार्च को सामने आएगा। फिलहाल तो वोटिंग का दौर जारी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। गुजरात में पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते लाई जा रही 800 किलोग्राम ड्रग्स का जत्था बरामद किया गया है। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए के करीब आकी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना की संयुक्त कार्रवाई में ये ड्रग्स जब्त की गई। जब्त ड्रग्स में 529 किलोग्राम हशीश, 234 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और कुछ मात्रा में हेरोइन शामिल है। एनसीबी को ड्रग्स ट्रैफिकिंग की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने नौसेना के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बड़ी कामयाबी भी मिली। ये साफ है, ड्रग्स का जत्था पड़ोसी देश पाकिस्तान से ही गुजरात भेजा जा रहा था। अब तक भारत में कश्मीर और पंजाब की सीमा से ड्रग्स की तस्करी होती थी, लेकिन इन दोनों सीमाओं पर सख्त चौकसी के चलते अब माफियाओं की नजर गुजरात की समुद्री सीमा पर है। इसी के चलते पिछले कुछ समय से गुजरात के समुद्री तटों से काफी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी की जा चुकी है। हिजाब को लेकर सियासत जारी है, वहीं सियासी बयानों की बौछार हो रही है। हिजाब पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, वो सबका साथ सबका विकास करती है। केंद्र और यूपी में भी हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। वहीं बजट को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाओं पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि आलोचना करना आसान है, लेकिन बजट में जो प्रावधान होते हैं वो आगे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। जिस भी मद में पैसे की जरूरत होगी हम खर्च करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के हर व्यक्ति को संयत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत भाषा को हिंदुस्तान की जनता भली प्रकार से जानती है कि कैसा जवाब देना है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हर शहर का स्थापना दिवस तय करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इंदौर के स्थापना दिवस को गौरव दिवस के नाम दिया गया है। इसे तय करने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जनप्रतिनिधि, इतिहासकार और विभिन्न संस्था के साथ उनके प्रमुखों के साथ बैठक ली। बैठक में ज्यादातर लोगों ने देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन यानी 31 मई को इंदौर का गौरव दिवस मनाने की सहमति दी है। तारीख तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो सुझावों के आधार पर इंदौर गौरव दिवस की तारीख तय करेगी। बैठक बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने स्वर्गीय लता मंगेशकर के जन्मदिन पर गौरव दिवस मनाने की बात कही, तो वहीं विधायक रमेश मंडोलो ने इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने की वकालत की। उनका आना इंदौर का जो संदर्भ है उनसे, वो उनके कर्तृत्व से है ना, जो इंदौर में आकर के वो माता स्वरूप बनी, उनके कार्य से बनी, उनके व्यवहार से बनी। इस शहर को लोग अहिल्या माता जी के नाम से ही जानते हैं, पर इंदौर मेरे पता नहीं कि इंदौर इसका नाम है। इसका नाम भी है ना, जो इंदौर की जगह अहिल्या नगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसके उनके प्रति भी एक जो सम्मान है, गौरव का जो भाव आएगा अहिल्या के नाम के। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना संक्रमित छात्रों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से ऑफलाइन होगी। इस साल दोनों परीक्षाओं में करीब 18 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। 10वीं में 10,66,791 और 12वीं में 7,14,932 छात्र छात्राएं एग्जाम देंगे। प्रदेश में करीब 4000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर छात्र को बैठाया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल समेत बची हुई सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। रविशंकर विश्वविद्यालय फिलहाल पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ले रहा है। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं अब ऑफलाइन मोड में ही करवाई जाएंगी। इसके अलावा सेमेस्टर परीक्षाओं के बाद होने वाले प्रैक्टिकल ऑफलाइन मोड में करवाए जाएंगे। साथ ही वार्षिक परीक्षाएं भी अब ऑफलाइन तरीके से ही करवाई जाएंगी, जिसको लेकर विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार से राजधानी रायपुर में स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि 2 मार्च से बोर्ड की
परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए इस बार रविवार को भी क्लासेस लगेंगी। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि रविवार को भी महत्वपूर्ण विषयों की कक्षाएं ली जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन क्लास में सम्मिलित करें। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड में हम आयोजित शुरू कर दिए हैं, वो अभी जारी है। इसके बाद होने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे प्राइवेट परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो या सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 की परीक्षा हो, हम ऑफलाइन मोड में लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। संक्रमण काफ़ी कम हो गया है, इसलिए अब पूरी क्षमता से स्कूल खोले जा रहे हैं। जहाँ तक रायपुर की बात है तो यहाँ पर 6वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। अंबिकापुर के नवागढ़ इलाके में करीब 40 साल से रह रहे लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जल संसाधन विभाग की जिस जमीन पर अपना दावा पेश कर रहा है, उस जमीन पर लोगों को राजीव आश्रय पट्टा भी मिल चुका है और कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बना लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अंबिकापुर के नवागढ़ इलाके में पिछले 40 साल से रह रहे लोगों को प्रशासन से मिले एक नोटिस ने परेशानी में डाल दिया है। दरअसल प्रशासन के नोटिस में नवागढ़ इलाके के लोगों को जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, क्योंकि जमीन पर अपना दावा किया है जल संसाधन विभाग ने, जबकि जमीन पर रह रहे लोगों को राजीव आश्रय पट्टा भी दिया जा चुका है। कई लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत मकान भी बना लिए। साथ ही यहाँ रह रहे लोगों को नगर निगम की तरफ से सड़कें, पाइपलाइन समेत कई योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इलाके के लोग नगर निगम को आवास, सफाई टैक्स भी देते हैं। ऐसे में रहवासियों का कहना है कि इलाके के लोग अगर अतिक्रमणकारी हैं तो उन्हें योजनाओं का लाभ कैसे मिला। नल बिल हो, सफाई बिल हो या घर का जो टैक्स होता है, सभी प्रकार के टैक्स भी जमा कर रहे हैं और 30 साल 40 साल लोग पहले से काबिज हैं। बार बार नोटिस इनको ना भेजा जाए और जो जहाँ रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए। हम खुद अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। बार बार आते हैं, नोटिस दे के चले जाते हैं। इंसान घर में रहता है, नहीं रहता है। प्रॉब्लम है कि इंसान के कहाँ जाएगा कमा खा, नहीं इंसान कमा खा के आके झोपड़ी में इंसान रहता है। जब न तब टेंशन हो जाता है, छोटे छोटे बच्चा लेके इंसान रहता है, आके कागज दे के चले जाते हैं। परेशानी यहाँ ये है, इलीगल था तो फिर शासन की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग घर बनाए हैं और भी अन्य योजनाएं जो है वहाँ पे चल रही हैं। यदि ये गलत था तो उसी समय उनको बेदखल कर देना था। नोटिस आ रहा है अब जाके अभी के समय में, तो अब कहाँ जाएगा आदमी। और आवास योजना वगैरह भी सब निकल गया है और घर भी बना चुके हैं। जो भी मेरे माँ बाप लोग जो जमा पूंजी रखे थे उसको भी लगा चुके इसमें। अब इसको छोड़ के कहाँ जाएगा आदमी। पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि इस बात की जानकारी जल संसाधन विभाग से मांगी जाएगी कि आखिर अब तक विभाग इस दिशा में ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। नहर की भूमि पर अतिक्रमण किए गए लोगों के संबंध में रिपोर्ट दिया गया है। सभी अतिक्रमणकारियों को, जिनकी संख्या लगभग 41 है, उनको नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब दिया जा रहा है। तत्पश्चात जवाब प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। संबंध में भी जल संसाधन विभाग से मेरे द्वारा रिपोर्ट लिया जाएगा कि इतने विलम्ब से उन्होंने रिपोर्ट क्यों दिया है। पर सवाल अब भी वही है, 40 साल से रह रहे लोग जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सरकार की तरफ से पट्टा भी दे दिया गया, उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी कैसे मान लिया गया। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और आइए अब देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। एनसीबी ने डार्क नेट के जरिए पैन इंडिया ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर कुल 3 नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए करीब 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। मामले में एनसीबी ने 22 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। इस कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के कमेंट्स के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दूसरे देशों को दखलंदाजी न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वो हकीकत जानते हैं। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शुक्रवार को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी विभाग की तरफ से हिजाब विवाद को धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 4 आतंकियों समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक AK-47 ग्रेनेड समेत 3,80,000 रुपए बरामद किए गए। IRCTC ने रेल मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब ट्रेनों में एक बार फिर से पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। अब तक 80% ट्रेन में पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब 14 फरवरी से 100% ट्रेनों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। जबलपुर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजे के भुगतान में 4 साल की देरी पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रभावितों को अपना हक पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, इसलिए संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण जबलपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने प्रभावितों को 1 हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ ही मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर शहपुरा के किसानों ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सड़क निर्माण के लिए जमीन के बदले मुआवजे का ऐलान साल 2017 में हुआ था, लेकिन अभी तक प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला। दुर्ग जिले के हाई प्रोफाइल शिवांग चंद्राकर हत्याकांड के खुलासे के बाद आज पुलिस आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची और उनसे पूरी वारदात का रिक्रिएशन कराया। अशोक देशमुख, विक्की देशमुख और बसंत साहू नाम के तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस चंदखुरी स्थित चंद्राकर फार्म हाउस पहुंची, जहां शिवांग की हत्या की गई थी। तीनों आरोपियों ने बारी बारी से बताया कि कैसे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का एक जवान इस रिक्रिएशन में शिवांग बना हुआ था। आरोपियों ने बताया कि कैसे उन्होंने शिवांग के घर लौटते वक्त उससे लिफ्ट ली और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर शिवांग के रिश्तेदार को आता देखकर कैसे बाइक खड़ी कर लाश छिपाई, फिर कार में कैसे लाश ले जाकर खेत में उसे ठिकाने लगाया। पुलिस को अब तक शिवांग का मोबाइल और हेलमेट नहीं मिला है। आरोपियों ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। इस केस में हमने पुलिस रिमांड पे लिया था और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए पुलिस की टीम ने आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर लेके गई थी और जो सीन जो हुआ था उस टाइम घटना जो हुई थी उसका रिक्रिएशन किया गया ताकि हम लोगों को जानकारी मिल सके कि किस प्रकार की घटना उन्होंने की है। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र में 2 सप्ताह पहले रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल लकड़ी इकट्ठा करने के दौरान विवाद होने से एक युवक ने बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। 25 जनवरी को जवाहर उद्यान से लगे जंगल की झाड़ियों में शव मिलने की सूचना मिली थी। करीब 26 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। PHQ के नए निर्देश के बाद चिटफंड मामलों से संबंधित निवेशकों के आवेदन जिला प्रशासन को वापस लौटाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन अब निवेशकों से प्राप्त आवेदनों की जांच कर पहले प्रतिवेदन बनाएगी, जिसके बाद प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए सिरे से FIR दर्ज करेगी। दरअसल राज्य शासन के निर्देश के बाद प्रदेश भर में तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर पैसे गंवाने वाले निवेशकों से पूरे ब्यौरे के साथ आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन नए निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से साबित किया जा सकेगा कि चिटफंड कंपनियां अवैध तरीके से क्षेत्र में संचालित थीं। PHQ से एक निर्देश भी जारी किया गया है जिसमें कि कलेक्टर्स के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन इन शिकायतों के साथ प्रेषित किया जाना है, जिसमें कि ये प्रूफ किया जा सके कि ये जो चिटफंड कंपनीज हैं ये पूरी तरह से इलीगल रूप से हमारे एरिया में फंक्शन कर रही थी और इनके द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न होकर ये शिकायतें पुनः SP को प्रेषित की जाएंगी, जिस पर से FIR की कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।